नमस्कार बच्चों, आज से हम कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान की कुछ ऑनलाइन क्लासेज का फ़ायदा उठाते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स के अंक भार के आधार पर। कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसके कुल अंक भार है 100। इस अंक भार को बांट रखा है 56 + 14 + 30 के अंदर। ये जो अंक भार है वो 10 यूनिट के अंदर आपकी क्लासरूम का प्रोग्राम रहेगा। ये जो है वो प्रायोगिक का प्रैक्टिकल का अलग से ही रहेगा और ये जो 14 मार्क्स हैं ये सेशनल रहेंगे, जिनकी चर्चा अपन विस्तार से आगे करते रहेंगे। चलो, अब जो ये 56 मार्क्स हैं जिसको 10 यूनिट में हमको थ्योरी में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो 10 यूनिट है उसको बांट रखा है टोटल 17 चैप्टर के अंदर। किसी यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं, किसी यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं। जैसे पहली यूनिट की बात करते हैं, पहली यूनिट के अंदर कुल आपके 4 चैप्टर हैं और इसके जो अंक हैं वो अंक है इसके 7। इन 4 चैप्टर में 4 अलग अलग चीज़ें हैं जिसको अपन नियमित रूप से पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की। जो भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है वो आपका जो पहली यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्तर विद्युत की। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। जो विद्युत है उसका अध्ययन अपन 2 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं स्तर विद्युत की में, दूसरा करते हैं गतिक विद्युत की में। देखो नाम से पता चल रहा है स्तर विद्युत की में जो आवेश होगा वो आवेश क्या होगा? स्तर। जब आवेश गतिशील होगा तो उसका अध्ययन अपन करेंगे गतिक विद्युत की के अंदर, जिसको अपन डायनेमिक स्टैटिक्स बोलते हैं, डायनेमिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इसका अपन अगली यूनिट है जो अपनी दूसरी यूनिट उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। पहले अपन बात करते हैं स्तर विद्युत की। देखो स्तर विद्युत की में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। दूसरा अध्याय है आपका गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तीसरा अध्याय है विद्युत विभव और विभवांतर और चौथा है आपका जो है संधारित्र और धारिता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। इस पहले अध्याय के अंदर देखो सबसे ज़्यादा अपन इस अध्याय के अंदर या कंप्लीट 12th के अंदर जो पढ़ने वाला है वो आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। आवेश या अपन कह सकते हैं इसको चार्ज। आवेश से चार्ज होता क्या? सुनना वाली बात, किसी वस्तु या पदार्थ की प्रवाह प्रकृति जिसके कारण किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है अथवा उसका अनुभव किया जा सकता है। बात समझ में आई? चलो थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने के हिसाब से 11 में जाता हूँ। 11th क्लास में अपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मैं यहाँ पृथ्वी पे खड़ा हूँ तो मेरे द्वारा एक गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर द्रव्यमान है। अगर मेरे पास द्रव्यमान नहीं होता तो मेरे को गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं लगता। वैसे ही यदि किसी वस्तु के पास में आवेश होता है, अगर वो आवेशित है तो ही वो किन 2 चीज़ों का अनुभव कर सकती है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यदि आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अनुभव नहीं कर सकता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी किया जा सकता है। देखो आवेश अगर यदि स्थिर है तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश यदि गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और यदि गतिशील आवेश, यहां पर जो गतिशील आवेश है वो उसका त्वरण जो है ना वो 0 है। यदि त्वरण का मान 0 नहीं होकर कुछ भी हो तो इस स्थिति में उसको अपन कहेंगे त्वरित आवेश। त्वरित आवेश से अपन
विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये सारी बातें अपन कक्षा 12वीं के अंदर ही पढ़ेंगे, जिसका अपन अलग अलग यूनिट के अंदर बांट रखा है, जिसको अपन उसके आधार पर ही अध्ययन करेंगे विस्तार में। चलो, अब सबसे पहले बात आती है आवेश की। तो आवेश की जो हिस्ट्री की बात करें तो आवेश का नाम दिया किसने, खोज किसने की? तो सबसे पहले एक थेलेस नाम का व्यक्ति था, साइंटिस्ट नहीं कह सकते उसको अपन। थेलेस नाम के व्यक्ति ने अंबर और फर, ये एक तरह का टुकड़ा है, मतलब पत्थर की तरह टुकड़ा होता है, और ये एक तरह का कपड़ा होता है। इन दोनों को, जैसे मान लो ये है अंबर और ये फर, इसको हम इसके ऊपर रगड़ते हैं तो क्या होता है, इन दोनों के अंदर आवेश का स्थानांतरण होता है, जिससे ये वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले थेलेस ने आवेश के बारे में बताया। उसके बाद में इसकी प्रकृति की बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं। तो आवेश के जो प्रकार हैं, आवेश के प्रकार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, जिसको पॉजिटिव कहूँगा, और एक होता है ऋणावेश। वैसे धनावेश और ऋणावेश के बारे में जो नाम दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसको किस आधार पर दिया था? इसको भी सामान्य प्रयोग के आधार पर ही दिया था। इसने एक तो लिया था रेशम का कपड़ा और एक ली थी कांच की छड़। और इस प्रकार से दोनों को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हुए। इसने इसको एक तरफ पे धनावेश और दूसरे पे इसको ऋणावेश दिया। सामने छोटे से नाम है धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब हम अपन को पता है, पढ़ रखा है अपने पहले भी, कि जो समान आवेश होते हैं जिसको हम कहते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश सदैव क्या करते हैं? आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश सदैव क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और जो विजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश, वो सदैव क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। ये प्रकृति है एक तरह की इनकी, कि समान आवेश होंगे, चाहे कोई हो, चाहे धनावेश है तो भी प्रतिकर्षण करेंगे, ऋणावेश है तो भी प्रतिकर्षण करेंगे। धनावेश ऋणावेश सदैव आकर्षण करेंगे। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं धनावेश और ऋणावेश आता कैसे है किसी भी वस्तु पे। चलो, तो वो देखने के लिए अपन छोटी सी चीज समझते हैं कि प्रत्येक परमाणु जो होता है, परमाणु बना किससे रहता है? प्रत्येक परमाणु अपन को पता है आवश्यक रूप से प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीन चीज़ों के बारे में सबको पता है जो परमाणु के अंदर होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन है, इसका कोई आवेश नहीं होता है। ये भी चीज़ पता है सबको कि प्रत्येक परमाणु में जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी की उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन की होती है। अब जब धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में हैं तो वो वस्तु कैसी होगी? उदासीन होगी। लेकिन यदि अपने किसी प्रक्रिया द्वारा इनका जो अनुपात है वो बदल दिया, यदि धनावेश अधिक कर दिया या ऋणावेश कम कर दिया, तो इस स्थिति में वस्तु आवेशित हो जाएगी। जब धनावेश की अधिकता है तो वस्तु क्या होगी? धनावेशित। और जब ऋणावेश की अधिकता है तो वस्तु क्या होगी? ऋणावेशित। वैसे हमको पता है कि प्रोटॉन की जो बंधन ऊर्जा होती है नाभिक के अंदर सबसे अधिक होती है, तो सामान्यतः प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं होता है, तो हम केवल इलेक्ट्रॉन को ही कम करके या ज़्यादा करके वस्तु को धनावेशित से ऋणावेशित करते हैं। कैसे करते हैं? चलो छोटी क्लास की बात करते हैं। अपन ने पढ़ रखा है कि जैसे सोडियम होता है, सोडियम के परमाणु क्रमांक होते हैं 11, तो इसका जो डिवाइडेशन होता है वो इस तरह से होता है 2, 8 और 1। अब यदि सोडियम ने क्या किया, अपने बाह्यतम कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इस पर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है? 11 ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो 11 ही थी,
अब कितनी हो गई, बदल के 10 हो गई। 10 हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम, और प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा, इसलिए क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। अब अगला देखते हैं अपन इसी तरह का एग्जाम्पल, वो है क्लोरीन का। क्लोरीन का सामान्यतः परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 17 होता है। तो इसका जो रेडिएशन होता है कुछ इस तरह से होता है। अब क्या होता है कि शुरुआत में वही बात, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान 17, ये भी 17, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 17, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एक अधिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक अधिक है तो वस्तु की क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। तो बस वही बात है कि किसी भी वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी क्या दर्शाती है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि क्या दर्शाती है, ऋणावेश दर्शाती है। तो पता लग गया होगा कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। अब जो आवेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है उसकी बात करते हैं अपन। देखो, आवेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कुल मिला के 3 तरीके से होती है। पहली होती है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी होती है चालन या कांटेक्ट, स्पर्श, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, तीसरी जो होती है वो होती है प्रेरण या इंडक्शन द्वारा आवेशन। और इस पे क्या होता है, एक को अपन विस्तार से देखते हैं। पहली बात करते हैं अपन घर्षण की। देखो, घर्षण क्या है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अपन किसी भी दो वस्तु को आपस में घर्षित करा सकते हैं। देखा होगा आदिकाल के अंदर मनुष्य पाषाण को, पत्थरों को घस के चिंगारी उत्पन्न करते थे, आग जलाते थे। वैसे ही क्या होता है दैनिक जीवन में भी अपन जैसे सूखे वालों को रगड़ के कंघे से पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे ही हम किसी की दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, घर्षित करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है। जैसे मैं इस एवोनेट की छड़ को या कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े पे या बिल्ली की खाल पे रगड़ता हूँ, ये दो अलग वस्तु हो गई। जब मैं इसको इसके ऊपर रगड़ूंगा तो क्या होगा कि कुछ जैसे इस पे चले, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा में वृद्धि हो गई, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस कमी के कारण यहाँ पे क्या जाएगा, धनावेश, और यहाँ पे क्या जाएगा, ऋणावेश। तो सिंपल सी बात है, जैसे अपन दो वस्तु को आपस में घर्षित कराएंगे तो क्या होगा, धनावेश, एक वस्तु धनावेशित होगी, दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी। आवेश वैसे है ना, मैं बता देता हूँ आपको कि आवेश एक संरक्षित राशि है। भौतिक विज्ञान में 5 राशियाँ ऐसी है जिसमें द्रव्यमान, संवेग, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, ऊर्जा और आवेश, ये 5 राशियाँ क्या होती है, सदैव सुरक्षित रहती है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन की कमी की है तो पक्का, तो निश्चित है दूसरी वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेगी, क्योंकि कुल योग तो वैसे क्या होता है, सदैव 0 होता है सुरक्षित राशियों के अंदर। ठीक है, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो दूसरे पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, जिससे क्या होगा, एक धनावेशित होगा, दूसरा क्या होगा, ऋणावेशित होगा। ये घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी कहानी सुनाऊं तो प्राचीन काल में क्या होता था कि कुछ पादरी होते थे, वो क्या थे कि उनको थोड़ा साइंस का नॉलेज होता था, तो अपने पास में एक डंडा रखते थे। उस डंडे को इस तरह की बिल्ली की खाल पे या किसी पे रगड़ के उसको आवेशित कराते थे, और जो उनके पास में जो व्यक्ति आते थे, कोई भी मतलब किसी काम के लिए आते थे, तो उनको क्या करते थे कि वो उस डंडे से करंट लगा देते, जिससे क्या होता है कि वो सोचते थे कि उनके पास जादू की छड़ी है जिसके अंदर क्या है, करंट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की आपने वो भी सुनी होगी कि मछली हैं जो पानी के अंदर तैरती हैं, उसको हाथ में लेते हैं तो करंट आता है, तो वो सब घर्षण के कारण होता है। ठीक है, इसको और भी अपन बाद में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि घर्षण क्या होता है, किस तरह से इसमें आवेशन आता है। ठीक है, तो छोटी सी बात है कि अगर दो वस्तुएं को घर्षित कराते हैं तो उस पर आवेशन होता है। नेक्स्ट,
अगली बात करते हैं अपन, जो है अपने पास में चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, अगर देखो आवेश जो राशि है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित की जा सकती है। यदि एक वस्तु आवेशित है, जैसे ये कोई छड़ है, ये दो छड़ है, ये एक ए और एक ये बी है, ये पहले से आवेशित है, इस पे धनावेश है और ये उदासीन है बी। यदि इस छड़ को इसके संपर्क में लाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको संपर्क में लेके आएंगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा, इससे आवेश पे जाएंगे, क्योंकि धनावेश प्रतिकर्षित होंगे, समान आवेश प्रतिकर्षित होंगे, तो इसका कुछ आवेश उस पर स्थानांतरित हो जाएगा। ये ए है और ये बी, संपर्क में लाके वापस अलग करेंगे तो ये भी आवेशित और ये भी आवेशित। तो क्या हुआ कि किसी पहले से आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया थी कि चालन द्वारा हम या संपर्क द्वारा हम किसी वस्तु का आवेशन करवा सकते हैं। अपन घर में भी करते ही हैं, जैसे कोई प्लग होता है जो पहले से चार्ज होता है, उसको तार से कनेक्ट करते हैं तो आगे उस विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो इस तरह से ही ये सामान्य प्रक्रिया है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, तो तीसरी प्रक्रिया आपके पास में वो है प्रेरण द्वारा। देखो, प्रेरण शब्द का मतलब ही है प्रेरित करना एक तरह से। प्रेरण द्वारा ऐसे मतलब किसी भी भौतिक प्रक्रिया, मतलब संपर्क में नहीं लाना है, दो वस्तु को बिना संपर्क में लाए आवेशित करना है। तो ये क्या संभव है, देखते हैं। चलो, इसके लिए अपन लेते हैं एक गोला है अपने पास में, एक कुचालक गोला है। इस कुचालक गोले को अपन एक गोला कुचालक सुचालक कैसे ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो स्टैंड है ना, ये विशेष रूप से कुचालक है। क्या होता है कि कुचालक नहीं लेंगे, सुचालक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवेश भूमिगत हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिया कुचालक लिया है। अब यहाँ पर देखो, सब वस्तुओं के अंदर सब तरह का आवेश होता है, धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है, वो समान मात्रा में होता है, तो उदासीन होता है। तो ये गोला है ए, ये गोला क्या है, उदासीन है अभी। अब अपन ने क्या किया, अपन ने एक इस छड़ को अपन ने इस कपड़े के ऊपर घर्षित करा के आवेशित करवाया, तो इसके ऊपर आवेशन आ गया, मान लो धनावेश आ गया। अब इस धनावेशी छड़ को मैं इस गोले के संपर्क में नहीं, सिर्फ पास में लेके जाऊंगा, संपर्क में तो लाना ही नहीं है। इस छड़ को मैं इसके पास में लेके आया तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेरण के कारण एक तरह से ध्रुवीकरण हो जाएगा। ध्रुवीकरण का मतलब धनावेशित छड़ है तो ये क्या करेगी, इसके अंदर उपस्थित ऋण आवेश को आकर्षित करेगी और धनावेश को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। अब क्या हुआ, एक तरफ तो आगे शायद ऋणावेश, एक तरफ आगे शायद धनावेश। अब अपन ने क्या किया, इस छड़ को, इस गोले को ये करवा दिया भूमिगत। ये भूमिगत का चिन्ह है। जैसे अपने ये भू संपर्कित कराया तो क्या होता है कि ये धनावेशित छड़ तो क्या करती है, इन ऋणावेशित को बंधे हुए रखती है अपने से, लेकिन दूसरी तरफ यही क्या करती है, इनको प्रतिष्ठित करती है। तो सामान्यतः पृथ्वी का विभव शून्य होता है, तो ये आवेश क्या करते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये आवेश यहाँ से भूमिगत हो गए, अपन ने छड़ को नहीं हटाया यहाँ से, ये यहीं पर है, ठीक है। अब ये भू संपर्कन तोड़ दिया अपन ने। जैसे अपन भू संपर्कन तोड़ेंगे तो यहाँ पर धनावेशित तो चले गए सारे, पीछे क्या रहे, शेष सिर्फ रहे यहाँ पर क्या, ऋणावेशित कण। ये कुछ इस तरह से रहेगा। इस गोले पे अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऋणावेशित है। अब मैं इस छड़ को भी हटा दूंगा यहाँ से, जैसे इस छड़ को हटाऊंगा, अब यहाँ पर सिर्फ ऋणावेशित है, तो ये क्या समान रूप से वितरित हो जाएंगे, आवेश समान रूप से इस पूरे गोले के अंदर वितरित हो जाएंगे। वैसे एक चीज बता देता हूँ मैं जो आगे काम आएगी आपके, यदि कोई वस्तु सुचालक है तो सुचालक के केवल बाह्य सतह पर ही आवेश रहता है, चाहे वो कोई भी आवेश हो। और यदि कोई वस्तु कुचालक है तो उसकी संपूर्ण सतह के अंदर भी वितरित रह सकता है। ये कैसे होता है, देखो एक गुण है
जिसको अपन कहते हैं स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव। उसमें क्या होता है कि जैसे ये वस्तुएं पूरी एक तरह से आवेशित है, तो इसके अंदर एक तो क्या होता है कि प्रतिकर्षण भी होता है, आपस में प्रतिकर्षण होता है तो दूर दूर जाना चाहती है। अगर ये कुचालक होती तो आवेश को स्थानांतरित नहीं करती, सुचालक है तो आवेश को स्थानांतरित करेगी, तो बाह्य सतह पर आके सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये अपन बाद में सेकंड चैप्टर में इसका बहुत उपयोग है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट, अब अपन ने 3 चीज़ें तो देख ली आवेशन की। वैसे इन 3 के अलावा एक चीज़ और है जो भी अपन बताएंगे बाद में, वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब थोड़ी बात करते हैं अपन इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो क्या होता है, अपन अभी देखा कि कोई वस्तु धनावेशित होती है, कोई वस्तु ऋणावेशित होती है। तो द्रव्यमान से रिलेटेड क्या है, देखो सबने पढ़ रखा है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो कितना होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब किसी वस्तु, जैसे ये वस्तु है, मैं कह रहा हूँ कि ये वस्तु क्या धनावेशित है, ये धनावेशित है, मतलब यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी। और दूसरी तरफ ये वस्तु अगर ऋणावेशित है तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी भी वस्तु की कमी होगी तो द्रव्यमान में भी क्या होगी कमी। तो जैसे इस वस्तु को A देता हूँ, इस वस्तु को B देता हूँ, तो ये वस्तु A का द्रव्यमान क्या होगा कम होगा और वस्तु B का द्रव्यमान क्या होगा अधिक होगा। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत कम फर्क होता है, उपेक्षणीय है ये द्रव्यमान का परिवर्तन। लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि धनावेशित वस्तु जो होती है वो ऋणावेशित वस्तु की तुलना में हल्की होती है। अब वैसे इनका अनुपात भी लगभग 1800 के आसपास होता है, कोई धनावेशित होता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात होता है वो 1800 के आसपास होता है। लेकिन इतना अपन को ध्यान ही रखना है, बाद में अपन 13 चैप्टर के अंदर थोड़ा पढ़ लेंगे इसको, वहाँ पे काम आएगी ये बातें। नेक्स्ट, दूसरी बात अपन देखते हैं, वो है कि जब आवेश जब किसी वस्तु को अपन आवेशित करने की, मैं एक बार बता रहा था आपको कि वस्तु को आवेशित करते हैं तो और भी एक तरीका है, उसकी बात करते हैं अपन। यदि अपन किसी प्लेट पर, किसी चालक प्लेट के ऊपर एक्स-रे 1 एंगस्ट्रॉन से लेकर 10 एंगस्ट्रॉन के आसपास की किरणें आपतित करते हैं, तो इस वस्तु से क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये वस्तु क्या हो जाएगी धनावेशित हो जाएगी। तो ये भी एक प्रक्रिया है जो अपन बाद में और पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ेंगे थोड़ा सा विस्तार में। एक चीज़ और विशेष, देखो किसी वस्तु पर आवेशन कितना आया है, कितनी आवेशित हुई है, उसकी बात अपन कैसे पता करते हैं। तो उसके लिए अपन देखते हैं एक छोटा सा उपकरण एक तरह का अपने पास में, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसको अपन कहते हैं विद्युतदर्शी। क्या होता है ये देखते हैं, छोटी सी मशीन है, सिंपल से अपन ने क्या किया, एक कांच की बोतल ली, इस कांच की बोतल में अपन ने क्या किया, एक ये एल्युमिनियम का डंडा है और इस एल्युमिनियम के डंडे को अपन ने जोड़ दिया है एक सोने की पन्नी से। ये जो लगा रखी है वी आकार के अंदर, ये सोने की पन्नी है। जैसे अपन ने स्वर्ण पन्नी क्यों ली, पहली बात तो ये है कि चांदी और सोना जो होता है सबसे अधिक क्या होता है सुचालक होता है। सबसे अधिक चालकता किसी की होती है तो सोने और चांदी की होती है। ठीक है, घरों में अपन काम नहीं लेते हैं, तांबा लेते हैं क्योंकि तांबा सस्ता होता है। और ये अपन ने ले रखा है एल्युमिनियम का डंडा। अब अपन क्या करते हैं, वैसे एक चीज़ और है सोने की लेने का कारण एक और विशेष कि जो तन्यता होती है, तन्यता मतलब किसी भी धातु के अपन जो चदर बनाते हैं, ठीक है, पीटी चदर बनाते हैं, तो किस धातु का चदर सबसे पतला बनता है, तो वो है सोना।
सोने की धातु से अपन सबसे लंबा तार सबसे पतला चदर बना सकते हैं। और हमको देखो जो आवेश है, आवेश बहुत ही, एक छोटी सी बताता हूँ कि किसी वस्तु से अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो कोई अधिक आवेश नहीं आता, या इलेक्ट्रॉन जाता है तो कोई कम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के जाने से, इलेक्ट्रॉन के आने से आवेश में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, बहुत छोटी राशि है। अब आगे बढ़ेंगे कि जो 1 कूलम आवेश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन के जाने से, कितने इलेक्ट्रॉन के आने से प्राप्त होता है, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी राशि है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ ली अपन ने, यहाँ पे अपन ने सोने की पन्नी ली और ये यहाँ पे ले रखी एल्यूमिनियम का डंडा। अब मैं यहाँ पर किसी भी आवेशित छड़ को लेके आता हूँ और इसको इससे संपर्क करवाता हूँ, तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम सुचालक हैं, तो यहाँ से आवेश होके यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन दोनों पन्नी पे जो आवेश है वो सजातीय आवेश है, तो इसके कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण ये फैल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कम आवेश होता तो ये कम फैलती, अधिक आवेश है तो अधिक फैलेगी। तो सामान्य से प्रक्रिया है कि अपन इसके प्रसार होने के आधार पर बता सकते हैं कि वस्तु कितनी आवेशित हुई है। चलो, तो आज अपन ने सिंपल सी कुछ बातें पढ़ी हैं। वो कौन कौन सी पढ़ी थी? पहली चीज़ देखी थी अपन ने आवेश क्या होता है, आवेश कितनी तरह से, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि आवेश की सामान्य एक गुणधर्म क्या है, किस तरह से वैसे गुणधर्म अपना आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ देखी थी अपन ने आवेशन के तरीके, कितने तरह से आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे के नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे कि आवेश के गुणधर्म कितने हैं और किस तरह से अपन, जब तक के लिए इनके आप 2 बार देख के वीडियो को और इससे नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करो, साथ में किताब पढ़ के फ़ायदा उठाओ इसका। धन्यवाद।